हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 14 और अंतिम भाग देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे वस्तुओं के लिए बाजार, मार्केट फॉर गुड्स। किस तरीके से वस्तुओं के लिए बाजार तैयार किया गया, कैसे कैसे मार्केटिंग की गई और विज्ञापन के जरिए, कैलेंडर के जरिए किस तरीके से वस्तुओं की मार्केटिंग हुई, जो प्रोडक्ट थे उनका प्रचार कैसे किया जाता था। ये सारी चीजों को बच्चों आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क, सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। आपने अभी तक ये देखा कि किस तरीके से पहले ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया था। मैनचेस्टर की वस्तु जो थी उनसे पूरा भारत का बाजार जो है भर दिया, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी स्थिति जो है वो चेंज हुई। भारतीय बुनकर लोग जो थे और जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने इस औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और धीरे धीरे अपने लिए स्वदेशी मार्केट जो है वो डेवलप किए। जब नई चीजें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए भी प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। देखिए, कोई भी जब नई चीजें मार्केट में आती है तो उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत जरूरी होती है। लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चले, उनको ये बताना कि वो प्रोडक्ट जो है वो उनकी नीड्स है, उनके लिए यूजफुल है। तो इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का होता है। जैसे कि बच्चों आज आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज समझ सकते हैं। हम अगर अपने पूरे अगर हम वर्तमान में अपने पूरे चारों ओर तरफ देखें तो हम जो है वो विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट से ही कहीं ना कहीं जो है हमें चारों ओर ये देखने को मिल जाएगा, उससे ही हम घिरे हुए हैं। तो ये जो है वो अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो नए उपभोक्ता जो थे उनको पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन जो है विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। देखो, विज्ञापन जो मार्केटिंग जो होता है एडवर्टीजमेंट में, वो अगर उसके सही तरीके से अगर उसका प्रचार किया जाए तो वो लोगों को जो है इस तरीके से उनकी सोच बदल देते हैं कि वो सारा प्रोडक्ट उनको ऐसा लगता है कि इनके बिना वो रह नहीं सकते, कि उनकी वाकई में उनकी जरूरत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अगर हम अखबार पेपर को देखें, पत्रिकाओं को देखें, होर्डिंग्स को देखें, दीवारों पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, टेलीविजन के पर्दे पर, सब जगह जो है आज हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। और तो और अगर हम इंटरनेट में भी अगर हम देखते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो आज हमें बहुत ज्यादा हर जगह जो है वो एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हम विज्ञापन देख रहे हैं वो उसका भी एक बहुत लंबा इतिहास है, और औद्योगिकरण की शुरुआत से ही जो है विज्ञापन की भी शुरुआत प्रारंभ हो गई थी। आप एक यहाँ पे विज्ञापन देखिए, ये ग्राइप वाटर का कैलेंडर है। आप जानते हैं ग्राइप वाटर जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो देखो, बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए क्या किया गया, हम बाल कृष्ण जो है उनकी छवि को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। मतलब बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड जो होता है उन्होंने कृष्ण की बाल रूप को दिखाया गया है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे, और लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। जैसे आज हम देखते हैं कि मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन इंग्लैंड है। तो ये जो लेबल जो है वो मैनचेस्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने यह प्रारंभ किया था। और कोई भी जो है इससे क्या फायदा होता था कि लोगों को ये पता चल जाता था कि भैया वो जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं वो किस कंपनी का है।
लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। आज हम देखते हैं, आज आप नाम से ही जो है वो जानते हैं कि ये रेमंड्स का है, ये सियाराम का है। बहुत सारी ऐसी जो चीजें जो अगर एक लेबल लग जाता है उनपे, पता चल जाता है कि वो कहाँ की बनी हुई चीजें, तो उनकी अपनी जो होता है क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता का जो होता है ये एक प्रतीक भी होता है। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता है तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये मैनचेस्टर का बना हुआ है और वहां की बनी हुई चीजें, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक मार्केटिंग उनकी इतनी अच्छी थी कि लोगों में उनको एक विश्वास था कि वो जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये एक लेवल का फायदा हुआ था, जो आज भी हम देखते हैं कि हम इस तरीके का लेवल अभी भी चलता है। मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ। जो आयातित कपड़ों के लेबल पर असंख्य भारतीय देवी देवता, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास करते थे। तो मतलब जो मैनचेस्टर का कपड़ा जब भारत आता था तो उसमें वो जो है उसके साथ साथ, लेबल के साथ साथ जो होता है कुछ चित्र वगैरह और या फोटो वगैरह भी जो है वो लगा देते थे, जैसे कि मुख्य रूप से भारतीय देवी देवताओं के फोटो लगाते थे, ताकि उसकी क्वालिटी को जो है दर्शाया जाए, उनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाए। मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का एक चित्र है। देवी देवताओं के साथ साथ उत्पादन के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है, उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देखिए धीरे धीरे समय के साथ चीजें चेंज होती चली गई, और जो जिस समय की डिमांड होती है उसके हिसाब से लोग जो है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रदर्शित करते हैं, और उनके सहारे जो है प्रोडक्ट जो है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ऐसे ही उस समय क्या होता था कि जो भी ऐसे ऐतिहासिक और महान व्यक्तित्व होते थे उनका भी इस्तेमाल किया जाता था प्रचार करने के लिए। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। तो उस पर कुछ लिखा हुआ भी होता था, उसमें उसके साथ साथ उनमें फोटो भी होती थी जो बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाजा लग सकता है कि उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कैसे सोचते थे, और उन्हें किन किन तरीकों से जो है उन्होंने लोगों को आकर्षित किया अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी, जो कि अभी आपने देखी है बच्चों। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि देखिए उसके सहारे जो है वो क्या दिखा रहे हैं, वो ये बताते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग जो है उस चीज को खरीदे। तो जो देवी देवता की तस्वीर लगाते थे उससे भी वो एक मैसेज देते थे। कृष्ण या सरस्वती जी की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। चीज जो है वो भारत में नहीं बन रही है, वो फॉरेन गुड से आ रही है, लेकिन उस पे लेबल हो रहा है, उस पे फोटो हो रही है, उसमें जो है भारतीय देवी देवताओं का फोटो अंकित है। तो लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारी ही सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड है, ये तो हमारी जानी पहचानी, उनको अजनबी या अलग सा नहीं लगता था। आप ये देखिए, सनलाइट साबुन का कैलेंडर है 1934 का। यहाँ भगवान विष्णु आसमान से जो है वो रोशनी लाते दिखाई दे रहे हैं। तो साबुन के विज्ञापन में जो है वो देवी देवताओं का प्रयोग किया गया। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अब अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग पढ़े ही लिखे हों, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या कैलेंडर में चित्रों के माध्यम से जो है वो देख के समझ जाते थे। और क्योंकि अखबारों पत्रिकाओं को तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे, तो अब क्या किया, मार्केटिंग के लिए जो है अब कैलेंडर को भी यूज किया जाने लगा। चाय की दुकान, दफ्तर और मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे, और मेरे ख्याल से बच्चों आज भी बहुत सारी जगह ये कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इन कैलेंडर को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। तो कैलेंडर के साथ साथ जो है हमें वो विज्ञापन भी दिखता था, और इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह क्या क्या और होता था, तो इसमें एक तो देवी देवताओं की तस्वीर होती थी, उसके अलावा कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तस्वीरें होती थी। सम्राट, नवाब की तस्वीरें भी विज्ञापन और कैलेंडर में खूब
खूब इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटरों के यूज होता है, तो जो भी जिस समय जो फेमस होता है उनको प्रचार के लिए यूज किया जाता है। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। देखिए, जब कोई इस तरीके का प्रचार करते थे तो उसका कहने का ये मतलब होता था कि अगर वो शाही व्यक्तित्व अगर वो इसको यूज कर रहे हैं, राजा इसको यूज कर रहा है, तो फिर उसकी गुणवत्ता पर आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी उसको यूज कर रही है, उसका प्रचार कर रही है कि लोगों का विश्वास जो है अपने आप हो जाता था। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उसमें राष्ट्रवादी संदेश साफ साफ दिखाई देता था। अब भारतीय निर्माताओं ने भी जो है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन बनाए थे और इसमें क्या था, उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश दिखाई दिया। उसका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। और ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। जो स्वदेशी मूवमेंट चला था उस समय जो है ये जो प्रचार है वो बहुत ज्यादा किए गए थे कि हम जो है स्वदेशी चीजों को ही ज्यादा से ज्यादा यूज करें। एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल आप देखिए, कपड़े पर जो है ये लेबल था। इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखाई गई थी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिक बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति जो है वो अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक ध्रुव दृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। तो ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, तो छोटे छोटे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री या फिर जो कॉटेज इंडस्ट्री है या जो हथकरघा उद्योग है, वो उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया। वो भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन के रहे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो होता है मार्केट फॉर गुड्स, वस्तुओं के लिए बाजार कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके किन किन चीजों से प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है, विज्ञापन के द्वारा, कैलेंडर के द्वारा। ये सारी चीजें हमने देखी और ये देखने का प्रयास किया कि जो प्रोडक्ट होता है उसको उसका प्रचार कैसे किया जाता है। इन सभी चीजों को आज हमने डिस्कस किया।